केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यहाँ पर हम लोग केबीएस पीआरटी के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने 2016 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे भैया, आपका जितना भी गणित में टॉपिक वाइज है उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये जो एनसीईआरटी की कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 की किताबें हैं जहां से आपका बेसिक मजबूत होगा, इसको आप सभी लोग पढ़ते रहिए। इसके भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और हमारा एक ही टारगेट है कि आपके केबीएस पीआरटी में जो 20 नंबरों की गणित आने वाली है उस 20 में से का आपका 20 में से 20 नंबर आना ही चाहिए। इसलिए गणित को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए भैया और जो भी प्रश्न आपके सामने आए तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए भैया, इस प्रश्न को x मानकर नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को अनुपात के तरीके से ही सॉल्व कर देते हैं। तो आप 3 कोण मान लीजिए, ए बी सी, आप 3 कोण मान लीजिए। एक त्रिभुज में 2 कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5, यानी कि पहला और दूसरे यानी ए और बी का अनुपात हम मान लेते हैं 3 और 5 है। त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो दिए गए कोणों में बड़े कोण का दोगुना, यहां से देखिए बड़े कोण का दोगुना है। तो अनुपात में जो बड़ा वाला कोण है इन दोनों में जो बड़ा है वो 5 है, तो जो तीसरा होगा इसका दोगुना होगा, तो 5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें निकालना है सबसे बड़ा कोण का मान निकालना है, यानी अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात 10 है, तो हमें इस 10 की वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अनुपात में योगफल पूछें कि तीनों कोणों के अनुपात का कितना योगफल है, तो यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहे हैं 3, 5 और 10 का जो अनुपातित योगफल है वो 18 है। यानी सीधी सीधी बात है 18 जो अनुपात है उसकी वैल्यू कितनी है, कोणों का अनुपात में योग कितना है 18 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो अनुपातों का योगफल उसके वास्तविक मान के बराबर होता है, यानी कि 18 अनुपात। यहाँ पर हम बार बार अनुपात नहीं लिखेंगे, एक बार आप समझ जाइएगा कि 18 अनुपात की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है। दोनों तरफ 18 का भाग कर दीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 10। सबसे बड़ा अनुपात कितना था, ये वाला सबसे बड़ा अनुपात था, यानी हमें 10 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो अब इसी में ऊपर वाले समीकरण में यानी इसी समीकरण में आप 10 का गुणा कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 100। तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 100। सबसे बड़ा अनुपात कितना था 10 और 10 अनुपात की वैल्यू आ रही 100, यानी सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका 30 हो जाएगा और बीच वाला पूछा जाए तो आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अनुपात के तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आपको x मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, आसान प्रश्न है, बच्चों वाले प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कक्षा 6 में, 7 में, कक्षा 5 में इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की बुक से लिया गया प्रश्न है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो आप ऐसा मान के चलिए कि मान लेते हैं पहली संख्या x है। पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या है y। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणा करने पर ये किसके बराबर होता है, उनके HCF और उनके LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ये सब हम फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला जानते ही हैं। ये बेसिक का आपका प्रश्न है, कक्षा 5 में या 6 में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 20, तो HCF आपका 20 है, LCM कितना है 240 है। पहली संख्या कितनी दी गई है 60 दी गई है, तो आपको दूसरी संख्या y का मान निकालना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 0 से 0 का कैंसिल आउट कर दो और 6 चौक हो जाएगा 24 और 4 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भैया 80। बच्चों वाले प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी खरीद ले आएंगे, कक्षा 8 तक पढ़ लेंगे, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए भैया एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केबीएस पीआरटी में जो आपका पेपर आएगा वो 180 नंबरों का आएगा। इसमें ढेर सारे आपके विषय हैं।
ठीक है। तो इसलिए आपको एक ऐसी बुक की जरूरत होगी जो आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। इसके लिए चच्चू पब्लिकेशन, जो कि एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, उसके द्वारा मार्केट में एक स्टडी गाइड लॉन्च किया गया है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस बार केबीएस का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। तो एक ऐसी बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है, जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, गणित, जो भी आपके विषय हैं वो सारे दिए गए हों। तो उसके लिए आपको एक ही बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो केबीएस पीआरटी के लिए चच्चू पब्लिकेशन के द्वारा निकाले गए स्टडी गाइड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप एक ही बुक के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये बुक जो है आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाके खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ऑनलाइन भी इस किताब को खरीद सकते हैं। यह पढ़ाई में आपकी जरूर से जरूर मदद करेगी। ठीक है, तो केबीएस पीआरटी के लिए इस बेहतरीन बुक का आप सदुपयोग कर सकते हैं, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको इस बुक की आवश्यकता है तो आप इसको खरीद लीजिएगा, ये जरूर से जरूर आपको मदद करेगी आपकी पढ़ाई में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखो एक्स मान के इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर चाय और एक चाय की बात हो रही है और एक कॉफी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉफी के एक कप का मूल्य चाय के एक कप के मूल्य से दोगुना है। यानी अगर हम लोग चाय का मूल्य 1 रुपया मान लें तो कॉफी के एक कप का मूल्य 2 रुपया हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो हमें वास्तविक में इनका मान क्या है ये नहीं पता है, लेकिन हमने अनुमान लगाया है कि चाय के एक कप का मूल्य 1 रुपया है तो कॉफी के दूसरे कप का मूल्य होगा वो 2 रुपया होगा, क्योंकि इसमें दोगुना है। तो यानी कि चाय और कॉफी के मूल्य में जो ये किसका अनुपात दिया गया है भैया, ये रुपए का अनुपात दिया गया है मूल्य में। तो मूल्य का अगर अनुपात हम लोग निकालें तो चाय और कॉफी में 1:2 का अनुपात आता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स मानने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब अपना समीकरण बनाते हैं। 4 प्याले चाय यानी 1 प्याले चाय यानी 1 कप चाय की मूल्य 1 रुपया हमने माना है, तो 4 प्याले चाय की मूल्य हो जाएगा 4 × 1 हो जाएगा अनुपात। आगे 7 कप कॉफी, 7 प्याले कॉफी यानी 7 कप कॉफी, तो 1 कप का मूल्य 2 रुपया माना है तो 7 का हो जाएगा 7 × 14। और हमारे अब इसको जोड़ लीजिए। हमारे हिसाब से इनका जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ 4 × 4 और ये हम चलिए यहाँ नीचे जोड़ते हैं। ठीक है, अनुपातों को योग नीचे जोड़ते हैं। 4 × 4 और 7 × 14 यानी 18 अनुपात हमारे हिसाब से इनका मूल्य आ रहा है। लेकिन वास्तविक जो कीमत है वो कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, 135 रुपया। वास्तविक कीमत कितना दिया है, 135 रुपया। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब 18 अनुपात की कीमत 135 रुपया होती है। 18 अनुपात की कीमत 135 रुपया होती है। तो 1 अनुपात की कीमत क्या होगी, दोनों तरफ 18 का भाग कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 135/18। इधर 18 एकम 18, 1 ही बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको किससे कैंसिल करें, 1 मिनट पेन का पहले कलर चेंज करते हैं। हाँ, इसको हम लोग पहले 3 से कैंसिल करते हैं। 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, 3 और 25 हो जाएगा 15। और इसको अब फिर 6 का भाग करते हैं तो 6 × 7 = 42 और 6 × 5 = 30, 7.5 रुपया। ठीक है, ये रुपया गलत लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 अनुपात की कीमत कितना निकल आया, 7.5 रुपया। तो चाय का हमने अनुपात कितना माना था, 1, तो यानी 1 अनुपात की कीमत 7.5 रुपया। तो चाय के 1 कप की कीमत होगी 7.5 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉफी का अनुपात कितना था, 2, तो 1 अनुपात की कीमत 7.5, तो 2 अनुपात की कीमत 2 × 7.5 बराबर कितना आ जाएगा, 15 रुपया। ठीक है, तो कॉफी की कीमत है 15 रुपया, चाय की कीमत है 7.5 रुपया। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाइए। निकालना क्या है, 2 प्याले चाय, तो 2 प्याले चाय की कीमत निकालना है और 1 प्याले चाय की कीमत है 7.5 रुपया, प्लस 1 प्याला कॉफी, और 1 प्याला कॉफी आता है 15 रुपया। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 15 + 15 कितना हो गया भैया, 30 रुपया आपका आंसर हो गया। 30 रुपया कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, विकल्प सी है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो अनुपात के तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। एक्स मान के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जब हम लोग बच्चे थे, कक्षा 7-8 में पढ़ते थे, तो लगभग सभी सवालों को एक्स वाई मान के करते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत बड़े हो गए हैं तो नए नए तरीके हमें सीखने चाहिए प्रश्नों को सॉल्व करने के। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की 2 संलग्न भुजाएं इतनी है तो परिमाप क्या होगा। देखो बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें का ही सॉल्व करें, चलो प्रश्न सामने आ ही गया तो सॉल्व कर लेते हैं। जो आयत होता है भैया, आयत का हमें परिमाप निकालना है, तो हम आयत का परिमाप तो जानते ही हैं। आयत का परिमाप क्या जानते हैं, क्या होता है परिमाप, कि चारों भुजाओं का जो टोटल होता है वही हमारा परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं में 2 लंबाई होती है और 2 बार आपकी चौड़ाई होती है, तो लंबाई का डबल कर दीजिए और चौड़ाई का डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई जितना दिया है 3a माइनस के 6ab, इसका हमें 2 गुना करना है। चलिए 2 गुना कर दिए, डायरेक्ट 2 का गुना कर देते हैं। तो इसमें ये जो लंबाई दी गई ना, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 6a² हो गया और माइनस के 12ab हो गया, ठीक है। और इसमें ये जो आपकी चौड़ाई दी गई है, इसमें भी आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो प्लस के 4a² हो गया और प्लस के 2 का गुणा करना है तो 2b² हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, 6a² और 4a² मिला के हो गया 10a² और माइनस के 12ab और प्लस के 2b²। कहाँ पर है, कौन से समीकरण में है, तो आपका बी, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ करना तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो इस प्रकार के भैया जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा सबको पता होता है, ठीक है। ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान और फ्रस्ट्रेट करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जिससे वो अपना दिमाग लगाएं कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। जैसा कि आपको ये निकालना है कि एक आपका जो 113 है उसके 2 सतत पूर्णांकों के बीच में है, तो 113 किन 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में है, ये आपको निकालना है। अब कॉमन सेंस से आप सब लोग जो जानते ही हैं, √100 की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है और √121 की जो वैल्यू होती है वो 11 होती है, ये सभी आपको पता ही है। तो √100 और √121 के बीच में ही आपका 113 रहेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 113 की जो वैल्यू आएगी वो 10 दशमलव कुछ आएगी, हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन 10 दशमलव कुछ आएगा। तो हमें कितना आएगा ये तो हमें निकालना नहीं है, हमें इतना बताना है कि 113 जो अंडर रूट में है वो किन 2 पूर्णांकों के मध्य स्थित है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं और 10 और 11 के बीच में स्थित है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ मान वान नहीं निकालना था। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 10 और 11 के बीच में यह स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 ठोस घन है भैया, उसको पिघला के एक नया घन बना दो, तो जो नया बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो नया घन बनेगा, चलिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ पिघलाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो जो नई बनाई जाती है उसका आयतन पुराने वाले के आयतन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिखें तो नए घन का आयतन जो होगा वो पुराने वाले तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। तो बराबर क्या होगा, तीनों घनों, ये घनों लिखा है, घनों का आयतन इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम जो नया बनाया गया उसकी भुजा x मान लेते हैं और घन के आयतन का फार्मूला होता है x³ बराबर तीनों घन की भुजा दी गई है, तो पहले की भुजा को x1 मान लेते हैं, इसकी घात हमें 3 करना है, ये आयतन का फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला भुजा की घात 3 होता है। दूसरे घन की भुजा x2 मान लेते हैं, इसकी घात 3 करनी है, और तीसरे घन जो था उसकी भुजा x3 मान लेते हैं, इसकी घात हमें 3 करनी है। अब सबका मान पता है, पहले घन की भुजा यहाँ पर 3 दी गई है, दूसरे घन की भुजा 4 दी गई है और तीसरे की दिया गया है 5। सबका मान रख दो। तो यहाँ x1 का मान 3 है, ठीक है, x1 का मान 3 है, 3 की घात 3 करेंगे कितना आएगा भैया, 27 आएगा। यहाँ x2 का मान 4 है, 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके हो जाएगा 64, और x3 का मान है 5, 5 की घात 3 करेंगे तो आएगा 5 25 और 25 पंचे 125। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी x3 बराबर 216। अब इसका घनमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की जो भुजा हमने मानी थी x और उसका आयतन निकला 216, जब घनमूल किया तो x का मान 216 आ गया। यानी नए घन की जो भुजा आ गई, नया वाला घन जो बनाया गया था उसकी भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें भुजा नहीं निकालना, हमें निकालना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोगों को याद है कि भूल गए हैं? तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 6a² होता है। तो a क्या होती है यहाँ पर? भुजा होती है, ठीक है। तो 6 और भुजा हमने निकाल लिए 6, यहाँ x भी लिख सकते हैं, 6x² भी लिख सकते हैं। भुजा हम कुछ भी माने, चाहे a b c d कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भुजा हमारी 6 है, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 6 आ जाएगा। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है? 216 और आपका घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, घन नहीं, वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल में निकलना है ना, तो क्षेत्रफल होता है किसमें? वर्ग में। तो वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 216। अच्छा, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ इसका जो आयतन आ रहा है वो भी 216, जो नए घन का आयतन आ रहा है वो भी 216 है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी 216 है। तो ये आपका 216 आ रहा है, ये बार बार बराबर नहीं होता, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 216 विकल्प डी आपका आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आप नया सीख रहे हैं, गणित आपको धीरे धीरे आसान लग रही है, तो इस वीडियो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता भी दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।